नमस्कार, क्या हाल चाल। मैं रविंद्र शर्मा स्वागत करता हूं पीबी क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म की दुनिया में। आज हम लोग जो स्टार्ट करने वाले हैं तो सब्जेक्ट का नाम है साइंस। और साइंस क्या है इसके बारे में हम लोग पहले डिस्कशन कर लेते हैं। और आज की जो हमारी कक्षाएं हैं, जितनी भी क्लासेज अपनी चलने वाली हैं, वो सभी एक एग्जाम फोर्थ ग्रेड के एग्जाम को टारगेट करते हुए चलेंगे। और थर्ड ग्रेड के एग्जाम के अंदर भी ये क्लासेज आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली हैं। इसलिए आप लोग इन क्लासेस को नोट भी कर सकते हैं। हम लोग थ्योरी पढ़ने वाले हैं और थ्योरी के बाद में हम लोग जो पढ़ेंगे, थ्योरी के बाद एमसीक्यू की क्लासेज अपन लोग स्टार्ट करेंगे। पहले थोड़ा सा अपन परिचय देख लेते हैं कि आखिरकार साइंस है क्या, साइंस का जन्म कैसे हुआ, इस बात पर डिस्कशन करें। तो साइंस जो है, ये साइंस शब्द एक भाषा से लिया गया है। उस भाषा का नाम है कौन सी भाषा? लैटिन भाषा। और लैटिन भाषा का एक शब्द है जिसे कहते हैं साइंसिया। लैटिन भाषा के शब्द साइंसिया से साइंस शब्द का उद्भव हुआ है। और साइंस जो है, इस साइंस का अर्थ क्या है? तो आप लोग कहेंगे साहब साइंस का अर्थ होता है टू नो। ये टू नो क्या है? टू नो का मतलब है के बारे में जानना। किसके बारे में जाने? प्रकृति में जो कुछ भी है उस सब के बारे में जानना। आपके आसपास जितने भी पादप हैं, जीव जंतु हैं, आपके पास जितने भी एनिमल्स हैं, उन सब के बारे में अध्ययन करना ही क्या कहलाता है? साइंस कहलाता है। लेकिन बात यह है कि सर साइंस तो है, लेकिन साइंस कहेंगे किसको? तो प्रयोगों के द्वारा जो चीज सिद्ध की जा सकती है, प्रयोग के द्वारा सिद्ध जो ज्ञान है, उसी को विज्ञान कहा जाता है। आपने कहा सर प्रयोगों द्वारा सिद्ध ज्ञान विज्ञान कहलाता है, तो पहले ये बताइए कि विज्ञान के जनक कौन हैं? तो आप पूछेंगे साहब विज्ञान के जनक किसे कहते हैं? तो विज्ञान के जनक कहा जाता है अरस्तु को। आपने कहा सर अरस्तु। इंग्लिश मीडियम की जितनी भी एनसीईआरटी हैं, अरस्तु की जगह लिखा जाएगा एरिस्टोटल। एरिस्टोटल को साइंस का जनक कहा जाता है। आगे डिस्कशन करता हूं इसके बाद में। साइंस जो है, इस साइंस की कितनी शाखाएं हैं? तो साइंस के अंतर्गत दो शाखाएं पढ़ते हैं हम लोग। एक शाखा जैसे कहते हैं प्राकृतिक विज्ञान, और दूसरी शाखा है जिसका नाम होता है भौतिक विज्ञान। सब प्राकृतिक विज्ञान क्या है और भौतिक विज्ञान क्या है? प्राकृतिक विज्ञान जो है, प्रकृति के प्रदत्त ज्ञान को ही प्राकृतिक विज्ञान के नाम से जानते हैं। और प्राकृतिक विज्ञान के अंतर्गत केवल और केवल एक ही शाखा आती है, जिस शाखा को कहते हैं दोस्तों जीव विज्ञान। ये जीव विज्ञान क्या है सर? जीव विज्ञान को अंग्रेजी भाषा में कहा जाता है बायोलॉजी। बायोलॉजी शब्द जो है, ये बायोलॉजी शब्द कितने शब्दों से मिलकर के बना है? तो बायोलॉजी शब्द दो शब्दों से मिलकर के बना होता है, जिसमें एक शब्द आता है आपका बायोस और दूसरा शब्द आता है बच्चों लोगस। ये बायोस और लोगस क्या है? जितनी भी जीव विज्ञान है या विज्ञान है, जहां पर भी मैं एक शब्द यूज करूंगा लोगस, उस लोगस का अर्थ होता है स्टडी करना। सब ये स्टडी किस चीज की करेंगे? तो जो भी आगे शब्द लगा होगा उस शब्द की स्टडी करना। जैसे मैंने आपसे कहा कि हम लोग पढ़ने वाले हैं कौन सा सिस्टम, मैंने इधर लिख दिया आपके सामने एक शब्द लिखा मैंने कौन सा? आप कहेंगे साहब न्यूरोलॉजी। मैंने आपके सामने एक शब्द लिख दिया न्यूरोलॉजी। लॉजी का मतलब है स्टडी और न्यूरो का मतलब होता है तंत्रिका तंत्र। तो तंत्रिका तंत्र का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है? न्यूरोलॉजी कहलाता है। किसी भी शब्द के पीछे यदि लोगस शब्द या लॉजी शब्द जुड़ता है, उस शब्द का अर्थ होता है वहां पर अध्ययन करना। आपने कहा साहब न्यूरोलॉजी शब्द तंत्रिका तंत्र का अध्ययन है, उसी प्रकार से मैंने कहा बायोस, और बायोस का मतलब होता है जीव। और आपने कहा लोगस, लोगस का मतलब होता है अध्ययन करना। आपने कहा विज्ञान की वह शाखा जहां पर किसका अध्ययन किया जाता है? जीवों का अध्ययन किया जाता है, जीव विज्ञान कहलाती है। इसी जीव विज्ञान को आगे जाकर के वैज्ञानिकों ने दो भागों में वर्गीकृत कर दिया, जिसमें से एक भाग आता है जिसे कहते हैं जंतु विज्ञान, और दूसरा पार्ट जो है उस दूसरे पार्ट को कहा जाता है पादप विज्ञान। दो भाग अपन ने डिवाइड किए, एक जंतु विज्ञान और दूसरा कौन सा डिवाइड किया? पादप विज्ञान। दो पार्ट हैं, एक जंतु विज्ञान और दूसरा पादप विज्ञान। जंतु विज्ञान क्या है और पादप विज्ञान क्या है? सुन, जंतु विज्ञान को भी इंग्लिश में कहते हैं जूलॉजी, और जूलॉजी शब्द भी दो शब्दों से मिलकर के बना है। यहाँ पे आप कहेंगे एक शब्द है जू और एक शब्द है लोगी। इसका मतलब है जू का मतलब होता है जंतु, और लोगी का मतलब वही वास्तव में फिर से आएगा क्या करना? अध्ययन करना। आपने कहा किसका अध्ययन? मैंने कहा जंतुओं का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है? जंतु विज्ञान कहलाता है। बात यह है कि सर विज्ञान के जनक तो आपने बताया कि अरस्तु को कहते हैं, लेकिन ये बताएं
कि जीव विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है। सबसे पहले इस जीव विज्ञान शब्द जो है, ये जीव विज्ञान शब्द जो है, इस जीव विज्ञान शब्द का प्रतिपादन किसने किया था? तो आप कहेंगे साहब एक वैज्ञानिक हैं जिनका नाम है लेमार्क, और दूसरे इनके साथी रहे जिनका नाम था ट्रेवीरेनस। लेमार्क और ट्रेवीरेनस नामक दो वैज्ञानिकों ने मिलकर के जीव विज्ञान शब्द का प्रतिपादन किया। परंतु इस जीव विज्ञान के जनक की बात कर लेता हूं मैं। तो जीव विज्ञान के जो जनक हैं, उस जीव विज्ञान के जनक कहा जाता है वापस किसको? अरस्तु महोदय को। आपने कहा सर, आपने कहा था कि विज्ञान के जनक अरस्तु हैं, लेकिन आपने वापस ये भी कहा कि जीव विज्ञान के जनक भी कौन है? अरस्तु। अरस्तु ने जीव विज्ञान शब्द के बारे में अध्ययन किया और जीव विज्ञान शब्द दिया। शब्द देने का काम किया लेमार्क और ट्रेवीरेनस ने, लेकिन जनक माना गया किसको? अरस्तु को। उसके बाद में मैंने कहा जीव विज्ञान की भी दो शाखाएं हैं, एक जंतु विज्ञान और दूसरी कौन सी है? पादप विज्ञान। जंतु विज्ञान को कहते हैं जूलॉजी और पादप विज्ञान को कहते हैं बॉटनी। दो चीज हमने पढ़ी, एक जंतु विज्ञान और एक पादप विज्ञान। जंतु विज्ञान के जनक मैंने कहा, वापस आप ध्यान रखना किसे कहा जाता है? अरस्तु को ही कहा जाता है। भी किसी एग्जाम के अंदर एक प्रश्न पूछा कि अरस्तु ने जीव विज्ञान का अध्ययन कौन सी पुस्तक के अंदर किया था? जंतु विज्ञान का अध्ययन कौन सी पुस्तक के अंतर्गत किया था? तो आप लोग यहाँ पर पुस्तक याद रखें। अरस्तु ने एक पुस्तक लिखी थी, उस पुस्तक का नाम क्या था? आप कहेंगे साहब उस पुस्तक का नाम था स्टडी ऑफ एनिमेलिया। अरस्तु के द्वारा एक पुस्तक लिखी गई, उस पुस्तक का नाम था स्टडी ऑफ एनिमेलिया, और उस स्टडी ऑफ एनिमेलिया नामक पुस्तक के अंतर्गत जंतु विज्ञान का अध्ययन किया था किसने? अरस्तु ने। दूसरी शाखा आती है कौन सी? पादप विज्ञान। तो पादप विज्ञान जो है, इस पादप विज्ञान के जनक किसे कहते हैं? आप लोग कहेंगे पादप विज्ञान जो है, इस पादप विज्ञान के जनक कहा जाता है थियोफ्रेट्स साहब को। पादप विज्ञान के जनक कौन है? थियोफ्रेट्स। और इन्होंने भी पादप विज्ञान के अंतर्गत एक पुस्तक लिखी, और उस पुस्तक का नाम क्या था? पादप विज्ञान के अंतर्गत इन्होंने जो पुस्तक लिखी थी, उस पुस्तक का नाम था स्टडी ऑफ प्लांटेरम। कौन सी पुस्तक लिखी थी? स्टडी ऑफ प्लांटेरम नामक पुस्तक लिखी थी किसने? थियोफ्रेट्स नामक वैज्ञानिक ने। आपको अब तक मैंने जो भी बताया उसका एक बार रिवाइज करवा देता हूं 1 मिनट के अंतर्गत, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। अब तक अपन ने स्टार्ट किया, साइंस शब्द जो है वो लैटिन भाषा से लिया गया है, और लैटिन भाषा के कौन से शब्द से लिया गया है? साइंसिया शब्द से। उस साइंसिया शब्द का अर्थ होता है टू नो, के बारे में जानना। प्रयोगों के द्वारा सिद्ध जितना भी ज्ञान है उसे विज्ञान कहा जाता है, जबकि विज्ञान जो है उस विज्ञान के जनक किसे कहते हैं? तो आपने कहा साहब अरस्तु को विज्ञान का जनक कहा जाता है। मैंने कहा विज्ञान जो है उसकी दो शाखाएं हैं, एक शाखा जिसे कहते हैं प्राकृतिक विज्ञान, और दूसरी शाखा को कहते हैं भौतिक विज्ञान। प्राकृतिक विज्ञान के अंतर्गत प्रकृति के अंदर जितनी भी चीजें हैं उन सब का अध्ययन किया जाता है, और इसके अंतर्गत मुख्य रूप से जीव विज्ञान की शाखा को रखा जाता है। जीव विज्ञान शब्द सर्वप्रथम लेमार्क और ट्रेवीरेनस नामक दो वैज्ञानिकों ने प्रतिपादित किया था, लेकिन जीव विज्ञान के जनक अरस्तु को कहा जाता है। उसके बाद में हमने कहा जीव विज्ञान जो है उसे दो शाखाओं में विभाजित किया, एक शाखा को नाम दिया जंतु विज्ञान, और दूसरी शाखा को नाम दिया कौन सा विज्ञान? पादप विज्ञान। हमने कहा ठीक है साहब, जंतु विज्ञान के जनक कौन? हमने कहा जंतु विज्ञान के जनक अरस्तु को कहा जाता है, जबकि पादप विज्ञान के जनक किसे कहते हैं? थियोफ्रेट्स महोदय को कहा जाता है। फिर आपने दो पुस्तकें पढ़ी। अरस्तु ने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था स्टडी ऑफ एनिमेलिया, जबकि थियोफ्रेट्स नामक वैज्ञानिक ने एक पुस्तक लिखी, उस पुस्तक का नाम था स्टडी ऑफ प्लांटेरम। ये तो जीव विज्ञान की बातें हुई। फिर हमने एक दूसरी शाखा पढ़ी थी, और उस दूसरी शाखा का नाम था भौतिक विज्ञान। दो शाखाएं हैं जिनमें से प्राकृतिक विज्ञान अपन ने पढ़ लिया, दूसरी शाखा है कौन सी? भौतिक विज्ञान। और इस भौतिक विज्ञान के अंतर्गत क्या क्या समाहित है? तो मैंने कहा भौतिक विज्ञान की दो शाखाएं हैं, एक शाखा का नाम है रसायन विज्ञान, आप लोग जैसे जानते हैं केमिस्ट्री के नाम से रसायन विज्ञान, और दूसरी शाखा जो है उसे कहते हैं भौतिकी। भौतिकी मतलब कहें तो फिजिक्स। दो शाखाएं हैं, एक रसायन विज्ञान और दूसरी भौतिकी। रसायन विज्ञान जो है उस रसायन विज्ञान को अंग्रेजी में कहते हैं केमिस्ट्री, और ये जो केमिस्ट्री है, ये केमिस्ट्री शब्द भी कौन सी भाषा से लिया गया है? तो आप कहेंगे साहब इसकी भी जो भाषा है, ये भाषा कौन सी है? आपने कहा लैटिन। कौन सी भाषा से लिया गया है? लैटिन भाषा से केमिस्ट्री शब्द लिया गया है,
और लैटिन भाषा के अंतर्गत इसका जो नाम था लैटिन भाषा में उसे कहते थे कीमियो। कीमियो शब्द से लिया गया। कौन से शब्द से लिया गया है? कीमियो शब्द से। और इस कीमियो शब्द का अर्थ क्या है? आपने कहा साहब ये जो कीमियो शब्द है, इस कीमियो शब्द का अर्थ होता है ब्लैक मैटर, काले पदार्थ। केमिस्ट्री शब्द फिर से सुनना, केमिस्ट्री शब्द कौन सी भाषा से लिया गया है? लैटिन भाषा से। और लैटिन भाषा के कौन से शब्द से? तो आप कहेंगे साहब ये लिया गया है कीमियो शब्द से, और कीमियो शब्द का अर्थ होता है ब्लैक मैटर। आपको क्या ध्यान रखना है? आपको ध्यान यही रखना है कि साहब रसायन विज्ञान जो है, इस रसायन विज्ञान के जनक कौन हैं? तो आप कहेंगे रसायन विज्ञान के जनक कहा जाता है लेवोसियर साहब को। इसे कहते हैं लेवोसियर को रसायन विज्ञान के जनक कहा जाता है। इसी तरीके से ये जो फिजिक्स है, भौतिकी जो है, इस भौतिकी की भी दो शाखाएं हैं। एक शाखा है जिसे कहते हैं आधुनिक भौतिकी, और दूसरी शाखा जो है, उस दूसरी शाखा का नाम है बच्चों कौन सी भौतिकी? प्राचीन भौतिकी। दो शाखाएं हैं, एक आधुनिक भौतिकी और दूसरी प्राचीन भौतिकी। सब आधुनिक भौतिकी के जनक कौन हैं और प्राचीन भौतिकी के जनक कौन हैं? प्राचीन भौतिकी के जो जनक माने जाते हैं, उस प्राचीन भौतिकी के जनक माना जाता है न्यूटन साहब को, जबकि आधुनिक भौतिकी के जनक मानते हैं किसको? आइंस्टीन को। ये अपना बेसिक परिचय रहा। क्या क्या अपन को पढ़ना था और कहाँ कहाँ पढ़ना था, इसके आधार पर सबसे पहले बायोलॉजी के अंतर्गत अपने जितने भी चैप्टर हैं उनको कवर करेंगे, और उसके बाद में अपने फिजिक्स और केमिस्ट्री के जो चैप्टर हैं उनको कवर करेंगे। अब तक हमने जो पढ़ा उसमें आपको क्या क्या ध्यान रखना है? एक तो जीव विज्ञान के जनक याद रखने हैं, दूसरे पादप विज्ञान के जनक याद रखने हैं। नंबर 3, आपको भौतिकी में आधुनिक भौतिकी और प्राचीन भौतिकी और केमिस्ट्री के जनक। इतना सा याद करने के बाद हम एक चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जो अपने सिलेबस में है। उस चैप्टर का नाम है कंकाल तंत्र। सुनना साहब, कंकाल तंत्र है क्या और कहाँ से स्टार्ट होता है और कंकाल तंत्र की क्या परिभाषा है, पहले हम लोग ये डिस्कशन करेंगे। उसके बाद में फिर हम पढ़ेंगे आगे कंकाल तंत्र क्या है। सुनना साहब, कंकाल तंत्र होता क्या है? मनुष्य का शरीर जितना भी है, मनुष्य के अंदर मांसपेशियां भी हैं, मनुष्य के अंदर हड्डियां भी पाई जाती हैं, मनुष्य के अंतर्गत उपास्थियां भी पाई जाती हैं। ये मनुष्य का जो पूरा ढांचा है, वो ढांचा जिस चीज पर खड़ा हुआ है उस चीज को कहा जाता है कंकाल तंत्र। मनुष्य के शरीर को आधार प्रदान करने वाली इकाई जो होती है, उस आधार प्रदान करने वाली इकाई को कंकाल तंत्र के नाम से जानते हैं। मानव का जितना भी कंकाल है, उस वयस्क मनुष्य के कंकाल तंत्र के अंतर्गत, वयस्क मनुष्य के कंकाल तंत्र के अंतर्गत कुल 206 हड्डियां पाई जाती हैं। मनुष्य के वयस्क कंकाल में कुल 206 हड्डियां पाई जाती हैं। अभी किसी एग्जाम में एक प्रश्न पूछा गया कि बच्चे के अंतर्गत कुल कितनी अस्थियां पाई जाती हैं। जितनी भी पहले एनसीईआरटी पुरानी जितनी भी चला करती थी, उन एनसीईआरटी में लिखा जाता था 294 अस्थियां किसी बच्चे के अंदर पाई जाती हैं। बाद में वो अस्थियां संकुचित होती जाती हैं, और संकुचित होने के बाद में जैसे ही व्यक्ति बड़ा होता जाता है, वयस्क अवस्था में पहुंचता है, तो अस्थियां मिश्रित हो जाती हैं। मिश्रित होने के बाद अस्थियों की संख्या में कमी आ जाती है। लेकिन एग्जाम के अंदर जब प्रश्न पूछा और बाद में एनसीईआरटी ने जब उसको अपडेट किया, तो अपडेट करने के बाद वहां आंसर निकल के आया 280। आपको यह ध्यान रखना है कि कोई भी बच्चा जो होता है, जब शैशव अवस्था के बाद में जन्म लेता है, और जन्म लेने के बाद में उस बच्चे के अंतर्गत कुल 280 अस्थियां पाई जाती हैं। लेकिन जैसे जैसे बड़ा होता जाता है, वयस्क बनता जाता है, अस्थियां मिश्रित हो जाती हैं, और मिश्रित होने के बाद उस व्यक्ति में अस्थियों की संख्या कितनी बचती है? आप कहेंगे 206 अस्थियां होती हैं। इन 206 अस्थियों को मैं दो भागों में विभाजित करता हूं। एक तो मनुष्य के ऊपरी भाग से सिर से लगा करके जननांगों के मध्य भाग तक जितनी भी अस्थियां पाई जाती हैं, उन सबको दो भागों में वर्गीकृत कर देते हैं। आपने कहा साहब 206 अस्थियां जो हैं, इन 206 अस्थियों को हम दो भागों में बांटते हैं। दो भाग हैं कौन कौन से? मैंने कहा नंबर 1, मनुष्य के सिर से लगा करके और नीचे जननांगों तक मध्य भाग जो है, उस मध्य भाग में जो अस्थियां पाई जाती हैं उन्हें कहा जाता है अक्षीय कंकाल तंत्र, एक्सियल स्केलेटन सिस्टम। जबकि मनुष्य के अंतर्गत जितनी भी लटती हुई अस्थियां हैं, जो दोनों साइड के हाथ जो हैं, पैर जो हैं, उनको बांधने वाली अस्थियां जो हैं,
उन अस्थियों को कहते हैं उपांगीय अस्थियां या उपांगीय कंकाल तंत्र। आपने कहा सर समझ नहीं आई बात क्या है ये, सुनना दोबारा। मनुष्य के अंतर्गत, मनुष्य के मस्तिष्क के या सिर के ऊपरी भाग से जननांगों के मध्य भाग तक जितनी भी अस्थियां हैं, उन सभी अस्थियों को रखा जाता है अक्षीय कंकाल तंत्र के अंतर्गत, एक्सियल स्केलेटन सिस्टम में। जबकि मनुष्य में जितनी भी लटकती हुई अस्थियां हैं, ये मेरे जो दोनों हाथ आपको दिखाई दे रहे हैं, इन दोनों हाथों में और दोनों पैरों में जो अस्थियां हैं, और इन हाथों की अस्थियों को ऊपर के भाग में पेक्टोरल गर्डर और नीचे पैरों की अस्थियों को बांधने का काम जो करती है, उसे कहते हैं पेल्विक गर्डर, श्रोणि मेखला और हंस मेखला। इन्हें जो बांधने का काम करते हैं, उन्हें कहते हैं उपांगीय कंकाल तंत्र। आपने कहा सर ये बात ठीक, लेकिन ये बताएं अक्षीय कंकाल तंत्र में कितनी अस्थियां हैं और उपांगीय कंकाल तंत्र में कितनी अस्थियां हैं। मैंने कहा बच्चों, अक्षीय कंकाल तंत्र जो होता है, इस अक्षीय कंकाल तंत्र में कुल 80 अस्थियां पाई जाती हैं, जबकि उपांगीय कंकाल तंत्र जो है, उस उपांगीय कंकाल तंत्र के अंतर्गत कुल मिलाकर के 126 अस्थियां पाई जाती हैं। अपन ने बात की मनुष्य के वयस्क शरीर में कुल अस्थियां कितनी थी, 206। इन 206 अस्थियों को दो भागों में वर्गीकृत कर दिया, एक्सियल स्केलेटन सिस्टम और दूसरा एपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम। मनुष्य के शरीर के मध्य भाग में जितनी भी अस्थियां हैं, उन सभी अस्थियों को रखते हैं अक्षीय कंकाल तंत्र में, जबकि मनुष्य में लटकती हुई अस्थियां जितनी हैं, उन्हें सबको रखते हैं उपांगीय कंकाल तंत्र के अंतर्गत। ये बात समझ में आई। आगे बढ़ना, अक्षीय कंकाल तंत्र में कुल कितनी अस्थियां हैं। आपने कहा सर 80 अस्थियां पाई जाती हैं, जबकि उपांगीय कंकाल तंत्र में कुल कितनी अस्थियां पाई जाती हैं। आपने कहा सर 126 अस्थियां उपांगीय कंकाल तंत्र के अंतर्गत पाई जाती हैं। तो सर ये बताओ अक्षीय कंकाल में आखिर होती और कौन कौन सी अस्थियां हैं। सुनना बच्चों, यहाँ के बाद हम लोग जो डिस्कशन कर रहे हैं, वो आप देखना। अक्षीय कंकाल तंत्र के अंतर्गत कौन कौन सी अस्थियां हैं, कौन कौन से भाग इसके अंतर्गत आते हैं। आपने कहा साहब कौन कौन से भाग हैं, तो अक्षीय कंकाल तंत्र के अंतर्गत नंबर 1 जो आता है, उस नंबर 1 का नाम है स्कल। नंबर 2 जो है, उसे कहते हैं स्टर्नम। नंबर 3 पर जो अस्थियां आती हैं, उन्हें कहते हैं रिब्स। और नंबर 4 पर जो अस्थियां आएंगी, उन्हें कहते हैं वर्टिब्रल कॉलम। क्या है सर स्कल? क्या है? आपकी गर्दन के ऊपर वाला जितना भी भाग है, उस ऊपर वाले पूरे भाग को कहते हैं स्कल। और मनुष्य का जो स्कल होता है, ये ऊपर वाले जो मुंडी से ऊपर गर्दन के ऊपर का जो आपका पूरा पार्ट है, इस पूरे पार्ट को कहते हैं स्कल। और मनुष्य का जो स्कल होता है, इस मनुष्य के स्कल में कुल 29 अस्थियां पाई जाती हैं। मनुष्य के स्कल के अंतर्गत कुल 29 अस्थियां पाई जाती हैं। जैसे ही मनुष्य के स्कल से नीचे जाएंगे, मैंने कहा मध्य भाग में जो अस्थियां हैं वो सब अक्षीय कंकाल तंत्र में हैं। स्कल से नीचे जाते हैं, गर्दन के मध्य भाग नीचे से पसलियों के बीचों बीच एक लंबी अस्थि, इन पसलियों के बीचों बीच में एक लंबी अस्थि गर्दन के निचले भाग से उदर गुहा तक जाती है। और उदर गुहा तक जाने वाली इस लंबी अस्थि को कहा जाता है स्टर्नम, जिसे हिंदी में कहते हैं उरोस्थि। इसकी संख्या कितनी होती है? 1। आगे जैसे ही ये स्टर्नम जो है, ये आगे के भाग में तो स्टर्नम से, और पीछे के भाग में आपकी बोन मैरो जो है, रीढ़ की हड्डी जो है, उस रीढ़ की हड्डी से जुड़ी हुई संरचना पाई जाती है। जो रीढ़ की हड्डी से जुड़ी हुई जो ढांचा पाया जाता है, उस ढांचे को कहते हैं रिब्स, या इसे कहते हैं पसलियां। मनुष्य के अंतर्गत कुल पसलियों की संख्या 12 जोड़ी होती है। और 12 जोड़ी का मतलब मैं ये लिख सकता हूं कि मनुष्य में पसलियों की संख्या कुल कितनी होती है? 24 पसलियां पाई जाती हैं। इन 24 पसलियों से पीछे की दिशा में ये 24 पसलियां जो हैं, वर्टिब्रल कॉलम कशेरुक दंड से जुड़ी होती हैं। और मनुष्य में कशेरुक दंडों की संख्या कुल कितनी होती है? 20 पाई जाती है। काउंट कर लेना आप। ये जब काउंट करोगे तुम लोग, तो काउंट करने पर आपको अक्षीय कंकाल तंत्र में कुल कितनी अस्थियां प्राप्त होंगी? 80 अस्थियां पाई जाती हैं। ऐसे कैसे? मनुष्य के स्कल के अंतर्गत कुल अस्थियों की संख्या कितनी है? 29। स्कल के बाद में फिर क्या है? स्टर्नम। और मनुष्य में स्टर्नम कितना? 1। सब स्टर्नम होता कहाँ है? मनुष्य के शरीर की पृष्ठीय सतह पर आगे वाले भाग में पसलियों के मध्य में आगे की ओर एक लंबी अस्थि पाई जाती है। उस लंबी अस्थि को कहा जाता है
स्टर्नम। स्टर्नम के बाद में पसलियां, रिब्स जिसे कहते हैं। आगे की दिशा में तो रिब्स किससे जुड़ती हैं? स्टर्नम से। और पीछे की दिशा में किससे जुड़ती हैं? वर्टिब्रल कॉलम से। ये जो ढांचा पाया जाता है, वक्षीय पिंजरा पाया जाता है, इस वक्षीय पिंजरे में पसलियों की संख्या कुल कितनी होती है? 12 जोड़ी। फिर आपने कहा साहब वर्टिब्रल कॉलम क्या है? मैंने कहा मनुष्य के सदरीय सतह पर पीछे वाले भाग में वर्टिब्रल कॉलम पाए जाते हैं और इन वर्टिब्रल कॉलम की संख्या कितनी होती है? 26 होती है। एक पार्ट हमने खत्म किया, कौन सा? अक्षीय कंकाल तंत्र। अभी इस पर आगे फिर से डिस्कशन करेंगे। उसके बाद में दूसरा कंकाल तंत्र आता है अपना उपांगीय कंकाल तंत्र। साहब इस उपांगीय कंकाल तंत्र के अंतर्गत कौन कौन सी अस्थियां होती हैं? अभी मैंने आपसे कहा था कि मनुष्य के अंतर्गत दोनों हाथ पाए जाते हैं और दोनों पैर। इन दोनों को जोड़ने वाली संरचनाएं, पैरों को जोड़ने वाली संरचना कहलाती है श्रोणि मेखला, जबकि हाथों को जोड़ने वाली जो ऊपरी संरचना है, इन दोनों संरचनाओं को कहते हैं अंश मेखला, पेल्विक गर्डल और पेक्टोरल गर्डल। तो सुनना, नंबर 1, सबसे पहले मैंने कहा मनुष्य के अंदर पाए जाते हैं हाथ की अस्थियां, और मनुष्य में जो हाथ की अस्थियां पाई जाती हैं, इन हाथ की अस्थियों को एनसीईआरटी लिखती है अग्रपाद की अस्थियां। कौन सी अस्थियां हैं? अग्रपाद की अस्थियां। और मनुष्य के अंतर्गत जो अग्रपाद हैं, दोनों जो हाथ हैं, इनमें से एक हाथ के अंदर 30 अस्थियां पाई जाती हैं, तो दोनों हाथों के अंतर्गत कुल कितनी अस्थियां पाई जाएंगी? 60 अस्थियां पाई जाती हैं। दोनों हाथों को जोड़ने का काम दोनों दिशाओं में अंश मेखला करती है। और मनुष्य की अंश मेखला जो है, इस मनुष्य की एक दिशा की अंश मेखला के अंतर्गत, एक अंश मेखला के अंतर्गत मनुष्य में 2 अस्थियां पाई जाती हैं, तो दोनों अंश मेखलाओं को जोड़ने के लिए कुल कितनी अस्थियां पाई जाती हैं? 4 अस्थियां। इसी तरीके से मनुष्य के जो पैर होते हैं, उन पैरों को कहा जाता है पश्चपाद। मनुष्य के अंतर्गत जो पैर होते हैं, उन पैरों को नाम दिया जाता है पश्चपाद, या आप लोग ध्यान रखना किसकी अस्थियां? पैर की अस्थियां। और मनुष्य जो है, उसमें पैरों के अंतर्गत हाथों की तरह ही एक पैर में 30 अस्थियां होती हैं, तो दोनों पैरों में कुल अस्थियों की संख्या कितनी पाई जाती है? 60 अस्थियां पाई जाती हैं। सब 60 और 60, 120 और 4, 124। बात ये 2 अस्थियां कहाँ हैं? तो मनुष्य के अंतर्गत इन पैरों को जोड़ने के लिए, ऊपरी भाग में पैरों को जोड़ने के लिए श्रोणि मेखला पाई जाती है। और मनुष्य के अंतर्गत जो श्रोणि मेखला पाई जाती है, उस एक श्रोणि मेखला में एक अस्थि होती है, तो दोनों पैरों को जोड़ने के लिए कुल कितनी अस्थियां पाई जाएंगी? 2 अस्थियां पाई जाती हैं। बात यही नहीं, एक बार प्रश्न ये भी पूछा गया किसी पेपर में कि 2 कंकाल किसी व्यक्ति को प्राप्त हुए, उन दोनों कंकालों को देखने के बाद ये पता लगाना है कि ये पुरुष का कंकाल है अथवा महिला का कंकाल है। तो किसके आधार पर ये पता लगाया जाए कि ये पुरुष कंकाल है और ये महिला कंकाल है? ध्यान रखना, मनुष्य के अंतर्गत जो श्रोणि मेखला है, वो श्रोणि मेखला यदि चौड़ी है, श्रोणि मेखला यदि चौड़ी है, तो इसका मतलब ये है कि ये जो कंकाल हमें प्राप्त हुआ है, ये कंकाल महिला का कंकाल है। और श्रोणि मेखला के अलावा यदि अंश मेखला वाला भाग, कंधे वाला भाग चौड़ा प्राप्त हुआ है, इसका मतलब ये है कि वो पुरुष का कंकाल प्राप्त हुआ है। कंकाल देखने के बाद हम ये पता लगा सकते हैं कि कौन सा कंकाल पुरुष का है और कौन सा कंकाल महिला का है। किस आधार पर? तो श्रोणि मेखला और अंश मेखला के आधार पर। यदि श्रोणि मेखला वाला भाग चौड़ा है, इसका मतलब ये है कि वो कंकाल किसका है? महिला का। और अंश मेखला वाला भाग चौड़ा है, तो वो कंकाल किसका है? पुरुष का कंकाल है। सुनना, अपन ने अक्षीय कंकाल तंत्र और उपांगीय कंकाल तंत्र की रिवीजन के अंतर्गत इतना ध्यान रखना है, मनुष्य के स्थल में खोपड़ी वाले भाग में, गर्दन से ऊपर जो खोपड़ी वाला भाग है, उसमें कुल अस्थियों की संख्या 29। स्टर्नम कितना? 1। फिर रिब्स, पसलियों की संख्या कितनी? 12 जोड़ी, या फिर कितनी कह सकता हूं मैं? 24। आगे आता है कशेरुक दंड। मनुष्य के अंदर कशेरुक दंड में कुल 26 अस्थियां हैं। अभी मैं डिस्कशन करूंगा कौन कौन सी इसके अंतर्गत अस्थियां होती हैं। आगे फिर पढ़ा उपांगीय कंकाल तंत्र, और उपांगीय कंकाल तंत्र के अंतर्गत कुल 126 अस्थियां पाई जाती हैं, जिनमें नंबर 1 कौन सा है? हाथ की अस्थि। नंबर 2 कौन सा है? इस मेखला। नंबर 3 पश्चपाद। और नंबर 4 पे कौन सी है? श्रोणि मेखला। आगे चलते हैं। सबसे पहले अक्षीय कंकाल तंत्र के अंतर्गत
जो नंबर 1 पार्ट हमने पढ़ा, उस पहले पार्ट के अंतर्गत मैंने आपसे कहा था कि मनुष्य का जो स्कल है, उस स्कल के अंतर्गत कुल अस्थियों की संख्या कितनी है? 29। साहब, 29 अस्थियों में कौन-कौन सी अस्थियां आती हैं? इन 29 अस्थियों के अंतर्गत मनुष्य के नंबर 1 भाग जो आता है, उस पहले भाग को कहते हैं चेहरा। और मनुष्य का चेहरा जो है, इस मनुष्य के चेहरे के अंतर्गत कुल अस्थियों की संख्या रखी जाती है कितनी? 14। कौन कौन सी अस्थियां इस चेहरे में आती हैं, एक बार बताने की कृपा करें। सुन लो तुम लोग, आपके लेवल की बात है नहीं, फिर भी सुन लो, थोड़ा सा बता देता हूं तुम लोगों को। मनुष्य का चेहरा जो है, इस मनुष्य के चेहरे के अंतर्गत नंबर 1 पहली अस्थि जो आती है, उस अस्थि को कहते हैं लेक्राइमल। सर, ये लेक्राइमल पाई कहाँ जाती है? तो मनुष्य की जो आंखें जो हैं, इन आंखों के ये जो किनारे वाले भाग हैं, दोनों आंतरिक भाग जो हैं, इन दोनों आंतरिक भागों के अंतर्गत जो अस्थियां पाई जाती हैं, उन अस्थियों को कहते हैं लेक्राइमल। सब और मनुष्य की नाक का जो ये वाला भाग है, इस नाक के भाग में जो अस्थि पाई जाती है, उस अस्थि को कहते हैं नेजल अस्थि। और कौन सी अस्थियां है? मनुष्य के दोनों गालों में जो उभरी हुई अस्थियां होती हैं, इन अस्थियों को कहते हैं जाइगोमोटिक बोन। और एक जबड़ा है ये निचले वाला, इस निचले जबड़े में अस्थि पाई जाती है, उस अस्थि को कहते हैं मैंडिबल अस्थि। और ऊपरे जबड़े की अस्थि को कहते हैं मैगजिला अस्थि। इस तरीके से मनुष्य के अंतर्गत चेहरे में कुल कितनी अस्थियां पाई जाती हैं? आप कहोगे सर, मनुष्य के चेहरे के अंतर्गत जो अस्थियां पाई जाती हैं, उन अस्थियों की संख्या कितनी है? 14 अस्थियां। सर, इस चेहरे के अलावा, मैंने कहा चेहरे के अलावा मनुष्य के अंतर्गत नंबर 2 इसी खोपड़ी में स्कल वाले भाग में ऊपरी भाग में कान की अस्थियां पाई जाती हैं। कौन सी अस्थियां पाई जाती हैं? कान की अस्थियां पाई जाती हैं। और मनुष्य में जो कान है, वो 2 कान हैं और एक कान में 3 अस्थियां हैं। तो दोनों कानों में कुल मिला के कितनी अस्थियां पाई जाएंगी? 6। मनुष्य के दोनों कानों में कुल 6 अस्थियां पाई जाती हैं। बात यह है सर, यहाँ कौन कौन सी अस्थियां हैं, मैं एक छोटी सी ट्रिक लिखवा देता हूँ, उस ट्रिक से तुम लोग याद रख लेना। आप कैसे ऐसे याद रख लेना, मिस एम आई और एस, ऐसे ध्यान रख लेना। सर, एम का मतलब यहाँ होता है मेलियस। आई का मतलब क्या है? आई का मतलब है यहाँ पर इनकस। और नंबर 3 एस का मतलब होता है स्टेपीज। मनुष्य की एक कान में कुल 3 अस्थियां पाई जाती हैं। एक का नाम है मेलियस, दूसरी का नाम है इनकस और तीसरी का नाम है स्टेपीज। एक प्रश्न जो यहाँ से इंपॉर्टेंट तुम्हारे लिए बन सकता है, वो प्रश्न क्या है? प्रश्न ये है, सा मनुष्य के कान के अंदर पाई जाने वाली स्टेपीज अस्थि को मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी अस्थि कहा जाता है। ऐसा प्रश्न पूछा जाएगा कि मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी अस्थि कौन सी है, तो स्टेपीज अस्थि को मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी अस्थि कहा जाता है। सब स्टेपीज के अंतर्गत एक पेशी भी पाई जाती है और उस पेशी को कहा जाता है सबसे छोटी पेशी। मनुष्य के शरीर में जो सबसे छोटी पेशी पाई जाती है, वो कान की छोटी हड्डी के साथ जुड़ी रहती है और उस पेशी को कहा जाता है स्टेपेडियस। इस नाम से जानते हैं, स्टेपेडियस। अब तक मैंने तुमसे क्या कहा? मनुष्य का जो एक कान है, उस मनुष्य के एक कान के अंतर्गत कुल कितनी अस्थियां हैं? 3। दोनों कानों में कुल कितनी है? 6। कौन कौन सी अस्थियां हैं? आपने कहा सब मनुष्य के कान में 3 अस्थियां हैं। हम याद रख सकते हैं कैसे? मिस के द्वारा, एम आई एस। एम से एक नाम बना जिसका नाम है मेलियस, आई का मतलब इनकस और एस का मतलब स्टेपीज। सब मनुष्य के शरीर की छोटी अस्थि कौन सी है? आपने कहा स्टेपीज जो अस्थि है, वो मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी अस्थि कहलाती है। जबकि उस छोटी अस्थि के साथ एक पेशी जुड़ी हुई रहती है और उस पेशी को कहते हैं मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी पेशी। और वो पेशी कौन सी है? आपने कहा स्टेपेडियस पेशी मनुष्य के कान में पाई जाती है। सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार पेपर में पूछा गया है और आगे आने की संभावना भी रहती है। आगे सुनना, मनुष्य के कान के अलावा इस गर्दन वाले भाग में एक आपको उभरी हुई अस्थि नजर आती है। जो उभरी हुई नस्ती नजर जो आती है, उस अस्थि को कहा जाता है हायोड अस्थि। उस अस्थि का नाम है कौन सी अस्थि? हायोड।
और ये हायोड संख्या में कितनी होती है? एक। और ये मनुष्य के शरीर में उल्टे यू आकृति की होती है और ये संख्या में एक पाई जाती है। आपने कहा साहब आपने 21 तो बता दी, लेकिन यहाँ लिखवाई कितनी? यहाँ तो लिखवाई 29। अब सुनना, मनुष्य का सिर वाला भाग जो है, ये ऊपरी भाग जो है, इस ऊपरी भाग में कुल मिलाकर के 8 अस्थियां पाई जाती हैं। आप कहेंगे सर इसको कहें क्या? मैंने कहा बच्चों इसे कहते हैं खोपड़ी, ऊपरी भाग। आपने कहा सर इस खोपड़ी के ऊपरी भाग में कौन-कौन सी अस्थियां हैं? कुल यहाँ 8 अस्थियां पाई जाती हैं। सुन लेना कौन-कौन सी 8 अस्थियां हैं। मनुष्य का जो आगे वाला भाग आपको दिखाई दे रहा है, इस आगे वाले भाग में मस्तिष्क वाले भाग में जो अस्थि पाई जाती है, उस अस्थि को नाम देते हैं फ्रंटल। मनुष्य के मस्तिष्क के आगे वाले भाग में जो अस्थि पाई जाती है, उस अस्थि को नाम दिया जाता है फ्रंटल। फ्रंटल के बाद में नंबर 2 अस्थि आती है जिसका नाम है पैराइटल। साहब ये पैराइटल क्या है? मनुष्य के मस्तिष्क की छत जो है, ऊपरी भाग जो है, उसे कहते हैं पैराइटल। पैराइटल के बाद में दोनों साइड में जहाँ कान स्थित हैं, ये दोनों साइड में जो अस्थियां पाई जाती हैं, इन अस्थियों को कहते हैं टेम्पोरल। कौन सी अस्थि? टेम्पोरल। 3 प्रकार की अस्थियां बताई मैंने आपको। नंबर 1 मनुष्य के मस्तिष्क का आगे वाले वाला भाग कहलाता है फ्रंटल। फ्रंटल के बाद वाला भाग कहलाता है पैराइटल। पैराइटल के बाद ये जो दोनों कानों के साइड में अस्थियां पाई जाती हैं, उन्हें कहते हैं टेम्पोरल। टेम्पोरल के बाद में नंबर 3 के बाद नंबर 4, नंबर 4 जो अस्थियां मनुष्य में पाई जाती हैं, उसे कहते हैं ऑक्सीपिटल। ऑक्सीपिटल अस्थियां ये कहाँ है? मस्तिष्क के पिछला जो भाग है, इस भाग में अस्थि पाई जाती है, उस अस्थि को कहते हैं ऑक्सीपिटल। और ऑक्सीपिटल के बाद में कुछ अस्थियां पाई जाती हैं, जिनमें एक है स्फेनॉइड। स्फेनॉइड और नंबर 6 पर पाई जाती है एथेमॉइड। इनमें से कुछ संख्या में 2 होती हैं और कुछ संख्या में 1। जैसे मैं बात कर लूं तो टेम्पोरल संख्या में कितनी होती है? 2। ऑक्सीपिटल भी संख्या में कितनी होती हैं? 2। इस तरीके से ये कुल 8 अस्थियां मनुष्य के ऊपरी भाग में पाई जाती हैं। इनमें से एक प्रश्न जो इंपॉर्टेंट हो सकता है तुम्हारे लिए, वो ये है कि मनुष्य के अंतर्गत जो स्फेनॉइड नामक अस्थि होती है, इस स्फेनॉइड नामक अस्थि के अंतर्गत एक खांच पाई जाती है, एक गुहा पाई जाती है और उस खांच को कहा जाता है सेला टर्सिका। सुनना, मनुष्य के मस्तिष्क के अंतर्गत जो 8 अस्थियां पाई जाती हैं, इन 8 अस्थियों में से एक अस्थि है जिसका नाम है स्फेनॉइड अस्थि। और इस स्फेनॉइड अस्थि के अंतर्गत एक खांच पाई जाती है, उस खांच का नाम होता है कौन सी खांच? सेला टर्सिका नामक खांच पाई जाती है। और इस सेला टर्सिका नामक खांच के अंतर्गत एक मनुष्य में ग्रंथि पाई जाती है और उस ग्रंथि का नाम है बच्चों, कौन सी ग्रंथि? आपने कहा साहब उस ग्रंथि का नाम है पीयूष ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्लैंड्स, जिसे शरीर के अंतर्गत कौन सी ग्रंथि कहते हैं? आपने कहा साहब इसी ग्रंथि को तो कहा जाता है कौन सी ग्रंथि? मास्टर ग्रंथि कहते हैं। आपसे ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि मनुष्य के अंतर्गत पीयूष ग्रंथि कौन सी अस्थि में स्थित होती है? आप कहेंगे स्फेनॉइड अस्थि के अंतर्गत मनुष्य में पीयूष ग्रंथि पाई जाती है। और ये पीयूष ग्रंथि कौन सी खांच में पाई जाती है? तो आप कहेंगे ये सेला टर्सिका नामक खांच के अंतर्गत पाई जाती है। स्कल की बात हुई, टोटल 29 अस्थियों के अंतर्गत मैंने आपको अभी क्या-क्या बताया। स्कल के अंतर्गत नंबर 1 चेहरा पाया जाता है, उस चेहरे में कुल अस्थियों की संख्या कितनी है? 14। दोनों कानों में कुल अस्थियां कितनी हैं? 6। एक अस्थि पाई जाती है हायोड और दूसरी अस्थि पाई जाती है खोपड़ी के ऊपरी भाग में, जहां पर 8 अस्थियां पाई जाती हैं। कौन-कौन सी 8 अस्थियां हैं? तो उन 8 अस्थियों में मैंने नंबर 1 पर बात की फ्रंटल, फ्रंटल के बाद पैराइटल, टेम्पोरल, ऑक्सीपिटल, स्फेनॉइड और एथेमॉइड। जिनमें से टेम्पोरल संख्या में 2 है और ऑक्सीपिटल भी संख्या में कितनी होती है? 2 पाई जाती हैं। और स्फेनॉइड अस्थि के अंदर एक खांच पाई जाती है जिसे कहते हैं सेला टर्सिका, और इस सेला टर्सिका खांच में ग्रंथि पाई जाती है जिसे कहते हैं पीयूष ग्रंथि अथवा मास्टर ग्रंथि। आगे सुनना, स्कल के बाद में अगला पॉइंट जो अपना आता है वो आता है स्टर्नम का। अभी अपन लोग अच्छी कंकाल तंत्र पढ़ रहे हैं और अच्छी कंकाल तंत्र में स्टर्नम या इसे हिंदी में कहते हैं उरोस्थी।
मैंने कहा उरोस्थी की संख्या कितनी होती है? 1 पाई जाती है। मनुष्य के पृष्ठीय भाग में, पसलियों के मध्य में एक लंबी अस्थि पाई जाती है। उस लंबी अस्थि को किस नाम से जानते हैं? उरोस्थी के नाम से जाना जाता है। फिर उसके बाद में नंबर 3 पर अपन ने बात की थी पसलियों की। उन मनुष्य में जो पसलियां होती हैं, उन पसलियों की संख्या कितनी जोड़ी होती है? अपने कहा साहब 12 जोड़ी मनुष्य में पसलियां पाई जाती हैं, या संख्या में कितनी होती हैं? 24। ये पसलियां बच्छिय पिंजरे का निर्माण करती हैं। और नंबर 4 पर हमने बात की वर्टिब्रल कॉलम की, और मनुष्य में वर्टिब्रल कॉलम कितने होते हैं? 26। सर ये वर्टिब्रल कॉलम है क्या? आपके अंदर जो रीढ़ की हड्डी जो है, उस रीढ़ की हड्डी में जितनी भी अस्थियां पाई जाती हैं, उन सबको कशेरुक दंड के नाम से जाना जाता है। कौन कौन सी अस्थियां इसके अंतर्गत होती हैं, तो वो भी आप सुन लें एक बार। एक फॉर्मूला आप ध्यान रखना, मैं एक फॉर्मूला इधर लिख रहा हूं, वो फॉर्मूला ही ध्यान रखना है, पेपर में फॉर्मूले से प्रश्न आएगा। और फॉर्मूला क्या है? तो मनुष्य के अंतर्गत सबसे पहले जो पाई जाती है, उसे कहते हैं सर्वाइकल। इनमें से नंबर 1 पर जो अस्थि पाई जाती है, उसे कहते हैं सर्वाइकल। सर्वाइकल के बाद में पाई जाती है थोरैसिक। थोरैसिक के बाद में नंबर 3 पर पाई जाती है लंबर। लंबर के बाद नंबर 4 पाई जाती है सैक्रल, और नंबर 5 पर जो पाई जाती है उसे कहते हैं कॉकेक्स। इस तरीके से आप ध्यान रखना, सर्वाइकल, थोरैसिक, लंबर, सैक्रल और कॉकेक्स। सर्वाइकल कहाँ है? मनुष्य के मस्तिष्क के पीछे वाले भाग से इस गर्दन के अंतिम वाले भाग तक जो अस्थियां पाई जाती हैं, उन्हें कहते हैं सर्वाइकल। और सर्वाइकल संख्या में कितनी होती हैं? 7। मनुष्य के अंदर थोरैसिक कहाँ है? तो 12 जोड़ी जो आपकी पसलियां हैं, उन 12 जोड़ी पसलियों को पीछे वाले भाग से जोड़ने के लिए 12 ही संख्या में क्या पाई जाती हैं? थोरैसिक पाई जाती हैं। इन थोरैसिक के निचले भाग में 5 पाए जाते हैं लंबर, जो उदरीय भाग में होते हैं, तथा सैक्रल की संख्या होती है 1, और कॉकेक्स की संख्या भी कितनी होती है? 1। मनुष्य में जो कॉकेक्स है, वो वर्तमान समय में एक अवशेषी अंग है। जब आदि मानव उत्पन्न हुए थे, आदि मानव के समय जब होमो सेपियन सेपियन नाम से उसे जाना जाता था, तो पूंछ का विकास जो होता था, तो पूंछ का विकास कौन सी अस्थि से माना जाता था? इस कॉकेक्स अस्थि से माना जाता था, जो वर्तमान में एक अवशेषी अस्थि के रूप में कार्य करती है। एक प्रश्न किसी पेपर में ऐसा भी पूछा गया कि मनुष्य के अंतर्गत जो थोरैसिक है, उस थोरैसिक के कौन से नंबर की वर्टिब्री से मनुष्य के फेफड़े जुड़े हुए होते हैं? तो आप ध्यान रखना, मनुष्य के अंतर्गत जो फेफड़े पाए जाते हैं, ये थोरैसिक जो है, इस थोरैसिक की 5वीं वर्टिब्रा जो है, उस 5वीं वर्टिब्रा के साथ मनुष्य के अंतर्गत क्या जुड़े हुए होते हैं? फेफड़े जुड़े हुए होते हैं। तो अपन ने वर्टिब्रल कॉलम तक, अक्षीय कंकाल तंत्र तक कुल 80 अस्थियों के बारे में डिस्कशन किया। आगे के डिस्कशन के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे उपांगीय कंकाल तंत्र। उपांगीय कंकाल तंत्र में कौन कौन सी चीजें हैं, उस पर डिस्कशन करेंगे। मनुष्य के अंतर्गत जो उपांगीय कंकाल तंत्र है, उस उपांगीय कंकाल तंत्र के अंतर्गत मैंने आपसे कहा कुल कितनी अस्थियां पाई जाती हैं? 126 अस्थियां पाई जाती हैं। उन 126 अस्थियों के अंतर्गत कौन कौन सी अस्थियां हैं और किस प्रकार से अस्थियां पाई जाती हैं? तो नंबर 1 पर हम बात कर रहे हैं कौन सी मेखला? अंश मेखला। अंश मेखला के साथ साथ हम बात करेंगे कौन से भाग की? अग्रपाद वाले भाग की। अग्रपाद और अंश मेखला। अंश मेखला में मैंने कहा प्रत्येक मनुष्य की एक साइड की अंश मेखला में 2 अस्थियां, तो दोनों साइड में कुल कितनी अस्थियां पाई जाएंगी? 4। और एक अग्रपाद में 30 अस्थियां, तो दोनों अग्रपादों में कुल कितनी अस्थियां होंगी? 60। आपने कहा साहब इनके बारे में डिस्कशन कर लें थोड़ा सा, तो ज्यादा अच्छा रहता है। एक डायग्राम बना देता हूं मैं तुम्हारे लिए, उस डायग्राम के द्वारा तुम इसे समझ लेना। डायग्राम कैसा रहेगा? सुने डायग्राम, देखना इधर। डायग्राम के अंतर्गत मैंने कहा मनुष्य के अंतर्गत पिछले वाले भाग में, मनुष्य के कंधे की ओर दिशा में पिछले वाले भाग में कुछ इस प्रकार की एक त्रिभुजाकार अस्थि आपको नजर आएगी। ये जो पीछे वाला भाग है, इस पीछे वाले भाग में एक त्रिभुजाकार अस्थि नजर आती है, और इस त्रिभुजाकार अस्थि के ऊपरी भाग से एक एस आकार की इस तरीके से अस्थि निकली हुई होती है। आपने कहा सर ये कहाँ है? तो मनुष्य के जो पिछला कंधे वाला भाग है, इस कंधे वाले भाग से आगे की ओर गर्दन वाले भाग की ओर एक एस आकार की अस्थि निकली हुई रहती है। क्या क्या नाम है? तो मनुष्य में ये जो त्रिभुजाकार अस्थि है, इस त्रिभुजाकार अस्थि को कहा जाता है स्कैपुला। मनुष्य में
जो पिछले वाले भाग में एक त्रिभुजाकार अस्थि थी, उस अस्थि को कहते हैं कौन सी अस्थि? स्कैपुला अस्थि। जबकि ये वाली जो अस्थि है, इस अस्थि को किस नाम से जानते हैं? इस अस्थि को नाम से जानते हैं, उसे कहते हैं सब कॉलर बोन। इस अस्थि को कहते हैं कॉलर बोन। आपने कहा सर स्कैपुला और कॉलर बोन क्या क्या है? मनुष्य के दोनों हाथों को जोड़ने के लिए मनुष्य के पीछे की दिशा में एक त्रिभुजाकार अस्थि पाई जाती है। उस त्रिभुजाकार अस्थि को स्कैपुला के नाम से जाना जाता है और इस स्कैपुला अस्थि से एस आकार की अस्थि निकलती है। उस एस आकार की अस्थि को कहते हैं कॉलर बोन, या इसी अस्थि को एक नाम और देते हैं, इसे कहा जाता है सुंदरता की अस्थि। कौन सी अस्थि कहते हैं? आपने कहा साहब इसे ही कहते हैं सुंदरता की अस्थि, या ब्यूटी बोन कहा जाता है। ये ब्यूटी बोन जितनी ऊपर की ओर में उठी हुई रहती है, उतनी सुंदरता अधिक दिखाई देती है, जबकि जितनी नीचे की दिशा में दबी हुई रहती है, उतनी सुंदरता कम दिखाई देती है। आपने कहा साहब स्कैपुला और कॉलर बोन के अंतर्गत मनुष्य में स्कैपुला की संख्या कितनी है? पीछे की ओर एक ही है, एक साइड, और कॉलर बोन भी कितनी है? एक। इसलिए मैंने कहा एक दिशा में या एक हाथ को जोड़ने के लिए कुल अंश मेखला में कितनी अस्थियां पाई जाती हैं? दो। तो दोनों हाथों को जोड़ने के लिए कुल कितनी पाई जाएंगी? चार। इस अंश मेखला से ही मनुष्य के अंतर्गत हाथ जुड़ा हुआ रहता है। एक बार अपन लोग हाथ का डायग्राम भी बना लेते हैं, तो दोनों चीजें एक ही जगह कंप्लीट हो जाएंगी। देखना, एक हाथ का डायग्राम मैं आपके सामने बना रहा हूं, और वो हाथ का डायग्राम कैसा होगा इस तरीके से आप ध्यान रखना। मनुष्य के अंतर्गत कुछ इस तरीके से हाथ में ऊपर की ओर एक अस्थि पाई जाती है। उस ऊपरी अस्थि से नीचे की दिशा में भी इस प्रकार से दो अस्थियां निकलती हैं, और इन दो अस्थियों के निचले वाले भाग के अंतर्गत इस प्रकार से एक अस्थियों का गुच्छा पाया जाता है। देखें, मनुष्य के अंतर्गत ये जो हाथ है, इस हाथ के ऊपरी भाग में एक लंबी अस्थि पाई जाती है। तो मनुष्य के ऊपरी हाथ के अंतर्गत जो लंबी अस्थि पाई जाती है, उस लंबी अस्थि को नाम दिया जाता है ह्यूमरस। मनुष्य के हाथ में जो लंबी अस्थि पाई जाती है, उस लंबी अस्थि को नाम दिया जाता है ह्यूमरस। इस ह्यूमरस वाले भाग के निचले वाले भाग में यहाँ दो अस्थियां पाई जाती हैं, जिनमें से एक अस्थि को कहते हैं रेडियस और दूसरी अस्थि को कहा जाता है अल्ना। आपने कहा साहब एक अस्थि है, जिस अस्थि का नाम है रेडियस, और दूसरी जो अस्थि है, इस दूसरी अस्थि को कहा जाता है अल्ना। रेडियस और अल्ना नामक दो अस्थियां हाथ में पाई जाती हैं। इस रेडियस अल्ना से नीचे जैसे ही तुम कलाई वाले भाग में जाएंगे, इस कलाई वाले भाग के अंतर्गत जो अस्थियां पाई जाती हैं, इन्हें कहते हैं कार्पल्स। और कार्पल्स के निचले वाले भाग में जो अस्थियां पाई जाती हैं, इन अस्थियों को कहते हैं फ्लैंजेज, अंगुलास्थि। देखना, मनुष्य के हाथ के अंतर्गत एक लंबी अस्थि पाई जाती है, और इस लंबी अस्थि को कहा जाता है ह्यूमरस। और मनुष्य में इस ह्यूमरस की संख्या कितनी होती है? एक। इस ह्यूमरस वाले भाग के निचले वाले भाग के अंतर्गत दो अस्थियां पाई जाती हैं, जिनमें से एक अस्थि है जिसका नाम है रेडियस, और दूसरी अस्थि जो है उस अस्थि का नाम होता है अल्ना। मनुष्य के अंदर अल्ना की संख्या भी कितनी होती है? एक। जबकि रेडियस की संख्या भी कितनी होती है? एक। इसी मनुष्य के हाथ के अंतर्गत निचले वाले भाग में कलाई जो है, उस कलाई के अंतर्गत पाई जाने वाली अस्थियों को कार्पल्स के नाम से जानते हैं, और मनुष्य में इन कार्पल्स की संख्या कुल 8 होती है। नाम आपको याद नहीं करने, फिर भी मैं एक बार आपको सुना देता हूं कौन कौन से नाम हैं। तो मनुष्य की जो 8 अस्थियां पाई जाती हैं कलाई वाले भाग में, उन 8 अस्थियों को किस नाम से जानते हैं? तो आप यहां से स्टार्ट कर सकते हैं। इसे कहते हैं स्पेनोइड, ट्रिंक्वेंट्रम, पीसीफॉर्म, कैपिटेट, हेमेट, ट्रेपेजियम और ट्रेपेजॉइड। इस तरीके से मनुष्य की जो कलाई है, उस कलाई के अंतर्गत कुल 8 अस्थियां पाई जाती हैं,
और उन अस्थियों को कार्पल्स के नाम से जाना जाता है। अब आती हैं फेलेंजेज। तो मनुष्य के अंतर्गत जितनी भी फेलेंजेज हैं, उन सभी फेलेंजेज के अंतर्गत कौन-कौन सी अस्थियां हैं, तो आप ध्यान से सुन लें एक बार। मनुष्य का जो अंगूठे वाला भाग होता है, उस मनुष्य के अंगूठे वाले भाग के अंतर्गत कुल 2 अस्थियां पाई जाती हैं, जबकि बाकी सभी जितनी भी अंगुलियां हैं, उन अंगुलास्थियों के अंतर्गत 3-3 अंगुलियां पाई जाती हैं। 4 जो अंगुलियां मनुष्य में हैं, उन 4 अंगुलियों के 3-3 पार्ट हैं, इसलिए 12 तो अंगुलास्थि ये और अंगूठे के 2 पार्ट हैं, इसलिए अंगूठे में 2, तो 12 और 2 14। फेलेंजेज की संख्या मनुष्य के अंतर्गत कितनी होती है? 14। इस तरीके से आप कह सकते हैं कि मनुष्य में जो फेलेंजेज हैं, उन फेलेंजेज की संख्या 14 है और मनुष्य के कंप्लीट हाथ में आप काउंट कर लें तो 14 फेलेंजेज हैं, 8 कार्पल्स हैं, टोटल 22। एक अल्ना है, अल्ना के बाद एक कौन है? रेडियस 24 और एक 25। साहब ये तो 25 हैं, आपने कहा होने कितनी चाहिए? 30। तो मनुष्य के अंतर्गत इन कार्पल्स के बाद यहाँ पर बीच वाले भाग में कुछ अस्थियां पाई जाती हैं। इन अस्थियों को कहा जाता है मेटाकार्पल्स। यहाँ पर इस तरीके से कुछ लंबी-लंबी अस्थियां पाई जाती हैं और उन लंबी-लंबी अस्थियों को कहते हैं मेटाकार्पल्स। और इन मेटाकार्पल्स से मनुष्य के हाथ की अस्थियां जुड़ी हुई, अंगुलास्थियां जुड़ी हुई रहती हैं, इसलिए इन्हें कहा जाता है मेटाकार्पल्स। मनुष्य के हाथ में मेटाकार्पल्स की कुल संख्या कितनी होती है? 5। और इस तरीके से मनुष्य के एक कंप्लीट हाथ में कुल अस्थियां कितनी होती हैं? 30। और दोनों हाथों में कुल अस्थियों की संख्या कितनी होती है? 60। इस तरीके से मनुष्य के अग्रपाद और अंश मेखला में कुल मिलाकर के टोटल अस्थियों की संख्या आपसे कोई पूछ ले, आप कहेंगे मनुष्य के अग्रपाद और अंश मेखला में कुल कितनी अस्थियां पाई जाती हैं? 64 या 64 अस्थियां पाई जाती हैं। आगे सुनना। इसके बाद में उग्रपादों के बाद नंबर 2 पर जो आता है, वो आता है आपका पश्चपाद। पश्चपाद और पश्चपाद के अंतर्गत आप कहेंगे साहब ये जो पश्चपाद है मनुष्य में, ये पश्चपाद जिससे जुड़ा होता है उसे कहते हैं कौन सी मेखला? श्रोणी मेखला। एक होता है अग्रपाद और दूसरा पश्चपाद। मनुष्य के अग्रपाद के अंतर्गत जिस प्रकार से 30 अस्थियां थीं, उसी प्रकार से मनुष्य के पश्चपाद के अंतर्गत भी 30 अस्थियां हैं और दोनों पैरों में कुल मिलाकर के कितनी अस्थियां पाई जाती हैं? आपने कहा सब 60 अस्थियां पाई जाती हैं। इन 60 अस्थियों के साथ ही मनुष्य का जो पश्चपाद है, वो श्रोणी मेखला के द्वारा जुड़ा रहता है और एक साइड की श्रोणी मेखला में एक अस्थि पाई जाती है और इस अस्थि को नाम दिया जाता है साहब ओस इनोमिनेट अस्थि। इस अस्थि को जिस नाम से जानते हैं, उस नाम से जाना जाता है, उसे कहते हैं ओस इनोमिनेट अस्थि। ओस इनोमिनेट बोन के नाम से जाना जाता है। मनुष्य के अंदर ओस इनोमिनेट की संख्या 1 होती है। जब शिशु जन्म लेता है, जन्म के समय इन ओस इनोमिनेट की एक साइड की संख्या 3 होती है, लेकिन जैसे-जैसे शिशु बड़ा होता जाता है, वयस्क अवस्था में पहुंचता है और वयस्क अवस्था में पहुंचते ही वो अस्थियां मिश्रित हो जाती हैं और मिश्रित होने के बाद ये संख्या में 1 रह जाती है और ये जो एक संख्या में रहती है, इस एक संख्या को ही जिस नाम से जानते हैं वो नाम होता है ओस इनोमिनेट अस्थि। आपने कहा साहब मनुष्य के शरीर के अंतर्गत अग्रपाद की तरह पश्चपाद में भी 30 अस्थियां पाई जाती हैं। तो पश्चपाद में कौन-कौन सी 30 अस्थियां पाई जाती हैं? तो ध्यान से सुन लेना। मनुष्य का जो पश्चपाद है, उस पश्चपाद के अंतर्गत नंबर 1 जो अस्थि पाई जाती है, उस अस्थि को कहते हैं फीमर। मनुष्य के पैर के अंतर्गत या मनुष्य के शरीर की सबसे लंबी अस्थि जो है, वो सबसे लंबी अस्थि फीमर कहलाती है, जिसे जांघ की अस्थि कहा जाता है, जंघिका की अस्थि कहा जाता है। और मनुष्य में इस फीमर अस्थि की संख्या कितनी होती है? आपने कहा साहब मनुष्य में फीमर अस्थि की संख्या कितनी होती है? 1 होती है। मनुष्य के शरीर की सबसे लंबी अस्थि, इसके बारे में ही कुछ प्रश्न हैं। यहीं से आपसे कुछ प्रश्न पूछे जा सकते हैं। आप कहेंगे साहब मनुष्य के शरीर की सबसे लंबी अस्थि कौन सी अस्थि को कहा जाता है? तो मनुष्य के शरीर की सबसे लंबी अस्थि, मनुष्य के शरीर की सबसे लंबी अस्थि कौन सी है? तो आपने कहा मनुष्य के शरीर की सबसे लंबी अस्थि फीमर अस्थि को कहते हैं। दूसरा प्रश्न, मनुष्य के शरीर की सबसे लंबी पेशी कौन सी है?
मनुष्य के शरीर की सबसे लंबी पेशी। और एक प्रश्न ये भी है इसके साथ ही कि मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी पेशी कौन सी है। 3 प्रश्न आपसे यहाँ से बन सकते हैं। पहला प्रश्न, मनुष्य के शरीर की सबसे लंबी अस्थि, मनुष्य के शरीर की सबसे लंबी पेशी और मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी पेशी। लंबी पेशी अगर कोई आपसे पूछे तो मनुष्य के शरीर की फीमर अस्थि जो है, इस फीमर अस्थि के साथ में ही एक पेशी जुड़ी हुई रहती है, उस पेशी को नाम देते हैं सार्टोरियस पेशी। कौन सी पेशी है? आप कहेंगे साहब सार्टोरियस पेशी जो है वो मनुष्य के शरीर की सबसे लंबी पेशी कहलाती है। जबकि मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी पेशी जो है, उस बड़ी पेशी का नाम है ग्लूटियस। मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी पेशी जो है, उस बड़ी पेशी का नाम है ग्लूटियस मैक्सिमस। मैंने अभी तक आपको 3 चीजें बताई पैर से संबंधित। मनुष्य के पैर के अंतर्गत कुल 30 अस्थियां पाई जाती हैं, जिसमें से श्रोणि मेखला के साथ जुड़ी हुई एक अस्थि रहती है, जिस अस्थि का नाम है फीमर अस्थि। और ये जो फीमर अस्थि है, इस फीमर अस्थि को मनुष्य के शरीर की सबसे लंबी अस्थि कहा जाता है। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि फीमर अस्थि पाई कहाँ जाती है। आप कहेंगे मनुष्य के पैर की जो जांघ है, उस जंघिका में जो अस्थि पाई जाती है, उस अस्थि को ही कहते हैं फीमर अस्थि। और इस फीमर अस्थि के साथ एक पेशी जुड़ी हुई रहती है। यदि लंबी अस्थि है तो एक लंबी पेशी पाई जाती है, उस पेशी को नाम देते हैं कौन सी पेशी? सार्टोरियस पेशी। जबकि यही सार्टोरियस पेशी जो है, इसके साथ सबसे एक मजबूत और बड़ी पेशी जुड़ी रहती है, जिस पेशी को कहते हैं कौन सी पेशी? ग्लूटियस मैक्सिमस के नाम से जानते हैं। फीमर अस्थि जैसे ही नीचे आती है, नीचे जाने के बाद इस फीमर अस्थि के बाद में मनुष्य के पैर में कुछ अस्थियां और पाई जाती हैं। कौन कौन सी अस्थियां हैं? नंबर 2 पर एक अस्थि पाई जाती है, जिस अस्थि का नाम है पटेला। पटेला के बाद में मनुष्य के पैर में एक अस्थि पाई जाती है, जिस अस्थि का नाम है टिबिया। और एक अस्थि पाई जाती है, उस अस्थि का नाम है फिबुला। तक मैंने जितने भी पुराने प्रश्न इस चैप्टर से संबंधित देखे, आपसे ऐसे प्रश्न पूछेगा कि निम्न अस्थियों को उसके सही अंग के साथ मिलान कीजिए। एक साइड नाम देगा आपको और दूसरी साइड उससे संबंधित अंग देगा, तो आपको ये अस्थियां मिलानी होंगी। पुराने सालों के जितने भी प्रश्न हैं, जिसमें से 90% प्रश्न मैंने ऐसे ही देखे हैं कि अस्थियों के एक साइड नाम आते हैं और दूसरी साइड उनके मिलान करवाता है, या फिर ये पूछता है कि इस अस्थि की संख्या मनुष्य के शरीर में कितनी पाई जाती है। तो आप कहेंगे फीमर की संख्या 1 है। मनुष्य के घुटने में जो अस्थि पाई जाती है, घुटने के अंदर जो गोल अस्थि आपको दिखती है, उस अस्थि को कहते हैं पटेला। और पटेला के निचले भाग में एक पाई जाती है टिबिया और एक पाई जाती है कौन सी? फिबुला। इसके बाद में मनुष्य के अंतर्गत, जैसे मनुष्य के हाथ में आपने कहा था साहब क्या पाई जाती है? कार्पल्स। वैसे ही मनुष्य के पैर में पाई जाती है टार्सल्स। और टार्सल्स के निचले वाले भाग में पाई जाती है, जैसे मनुष्य में पाई जाती थी हाथ वाले भाग में मेटाकार्पल्स, तो यहाँ पाई जाती है पैर वाले भाग में मेटाटार्सल्स। मनुष्य के टार्सल्स जो हैं, इन टार्सल्स की संख्या 7 होती है और मेटाटार्सल्स की संख्या कितनी होती है? 5। जिस तरीके से मनुष्य के हाथ के अंतर्गत फेलेंजेज या अंगुलास्थियों की संख्या 14 थी, उसी प्रकार से मनुष्य के पैर में भी फेलेंजेज जो हैं, अंगुलास्थियां जो हैं, उन अंगुलास्थियों की संख्या कितनी है? आप कहेंगे साहब मनुष्य के हाथ के साथ-साथ पैरों के अंदर भी जो अंगुलास्थियां हैं, उनकी संख्या कितनी पाई जाती है? 14 पाई जाती है। इस तरीके से मनुष्य के हाथ, पैर की अस्थियां, अक्षीय कंकाल तंत्र और उपांगीय कंकाल तंत्र अपन लोगों ने कंप्लीट कर लिए हैं। इसी के साथ कंकाल तंत्र वाला जो चैप्टर है वो अपना कंप्लीट होता है। आगे के लिए अपन नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद आप सभी को।